स्वागत करता हूं आप सभी को YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 3 से 4 क्वेश्चन। ये मैं यहां पे शुरू करता हूं। पहला प्रश्न लेकर आए हैं जो कि जन्मजात रोग है। ये कौन सा है? कॉन्जेंटल डिजीज है, जन्मजात रोग है। स्पाइना बाइफिरा किसे कहते हैं? इसके प्रकार, उपचार व रोकथाम का वर्णन करें। ठीक है, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। स्पाइना बाइफिरा होता क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। स्पाइना बाइफिरा समझ गए ना। स्पाइना नाम से स्पष्ट है। स्पाइना मतलब स्पाइनल, मेरुदंड से संबंधित है। ठीक है, देखिए यह मेरुदंड का जन्मजात विकार है। समझ गए ना। यह कौन सा है? कॉन्जेंटल डिजीज है जो स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, जिसमें मेरुदंड की एक या अधिक कशेरुकाएँ वर्टेब्रा, ठीक है ना, पूर्णतः संबंध नहीं हो पाती है। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पाइनल अंदर में होता है, ठीक है, रसरी के समान, और इसके जो है काते काते जो है आपके क्या होते हैं, ए वर्टेब्रा होता है। ठीक है ना, ऐसे जो है करके दोनों साइड से वर्टेब्रा होता है। समझ गए। यही जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके अंदर में रसरी के समान रचना। ठीक है ना। अब ये जो वर्टेब्रा आप ये वाला देख रहे हैं, ये दोनों साइड से होता है, इधर भी। तो ये जो वर्टेब्रा होता है ना, इस वर्टेब्रा के बीच में जो ये हल्का हल्का आप लोग गैप देख रहे हैं, ये वाला गैप है, ये वाला गैप, तो ये गैप एक समान होता है सब में। अब इसमें होता ये है कि जिसको अगर ये प्रॉब्लम होता है स्पाइना बाइफिरा के, तो इस जो वर्टेब्रा ये हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाला, इस वर्टेब्रा में जो है एक दूसरा का जो गैप होता है वह गैप अधिक होता है, या फिर बीच में से कोई वर्टेब्रा जो है कंप्लीट रूप से एक से दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। समझ गए। जिसके कारण उनके बीच से ऊतक या एक पुटिका के रूप में बहिर्क्षेपण हो जाता है। अब जैसे आप लोग खुद समझिए कि ये वर्टेब्रा है, ये आपका मेरुदंड है। समझ गए। अब ये जो है इसके काट जो है ये वर्टेब्रा कशेरुकाओं होना चाहिए सब में। ठीक है ना। अब ये जो कशेरुकाओं है, अब समझिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये आपका वर्टेब्रा है, ऐसे है। ठीक है। अब ये वर्टेब्रा यहाँ तक ठीक है, फिर जो है कुछ दूर छूट गया, गैप हो गया, और उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ। समझ गए ना, यहाँ से शुरू हुआ। समझ गए। तो देख सकते हैं, जाहिर सी बात है, इतना दूर का तो एक गैप है ना, इसके बीच और इसके बीच में तो इतना दूर का गैप हो गया। तो ये जो आपका ये जो कॉर्ड दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड, यह कॉर्ड एक गैप जो है इस गैप से निकल जाएगा बाहर। समझ गए ना। इस गैप से ऐसे बाहर निकल जाएगा। चूँकि ये वर्टेब्रा जो इसको घेर के रखता है अपने समान दूरी पर, उस दूरी में ज़्यादा गैप हो गया है। अब गैप ज़्यादा हो गया है, तो इस गैप में होने के कारण जो है यहाँ पे एक पुटिका के रूप में जो है निकल जाता है। समझ गए। तो यही जो है आपका क्या होता है, स्पाइना बाइफिरा होता है, जो बाहर की तरफ एक पुटिका निकल जाता है। समझ गए। ये क्यों होता है? क्योंकि जो नियमित वर्टेब्रा कशेरुकाओं है, इनके बीच में अनियमित गैप होने के कारण। ठीक है ना। यह ज़्यादातर लंबर जो ज़्यादातर होता है, यह लंबर या फिर लंबोसैक्रल क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, परंतु यह कहीं भी हो सकता है। जैसे गर्दन के निचले भाग से स्पाइन शुरू होता है और नीचे जो है जो सेक्रल क्षेत्र होता है वहाँ तक ये होता है। समझ गए ना, कमर तक। तो ऐसे में यह ज़्यादा जो चांसेज होता है लंबर से लेकर लंबोसैक्रल क्षेत्र तक ये होने का उम्मीद ज़्यादा होता है, बट यह कहीं भी हो सकता है, स्पाइन के ऊपर या नीचे कहीं भी। तो इस चीज़ को समझ गए। चलिए, अब इसका जो है प्रकार हम लोग से भी पूछा है कि स्पाइना बाइफिरा के प्रकार बताइए। ठीक है ना। तो इसको जो है चलिए हम लोग यहाँ पे प्रकार बताते हैं। ठीक है। पहला है, देखिए, अप्रकट द्विखंडित मेरुदंड। अप्रकट द्विखंडित मेरुदंड। ठीक है ना। यानी स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा है, मतलब इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो है दो खंड में विभाजित होता है। जो स्पाइन का जो वर्टेब्रा होता है, यह दो खंड में सिर्फ विभाजित होता है, लेकिन यह जो है अप्रकट होता है, इसमें कंप्लीट प्रकट नहीं होता है। मतलब जैसे वर्टेब्रा है तो यहाँ पे गैप मिलेगा तो ये पुटिका ऐसे निकला रहेगा, लेकिन ये जो पुटिका होता है, यह पुटिका जो है ये दिखाई नहीं देता है, यह वर्टेब्रा के अंदर ही होता है, हल्का फल्का ये होता है, इसलिए यह जो है दो खंड में अप्रकट रहता है, जिसे बाइफिना स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा बोलते हैं। पहला हो गया। चलिए दूसरा देखिएगा, मेनिंजोसील। मेनिंजोसील या इसी को जो है मस्तिष्क का आवरण हर्निया बोलते हैं। अब आप लोगों को पता है कि हर्निया क्या होता है, तो किसी भी
भी क्षेत्र में जो है एक ट्यूमर के रूप में बाहर जो है कोई अंग निकल जाना हर्निया कहलाता है, ठीक है ना, उभार आ जाना। तो मेनिंजोसेल में भी तो यही ना होता है कि स्पाइनल का ऊपर वाला जो मेनिंजिस है या वर्टेब्रा है उसको जो है गैप होने से जो मेनिंजिस होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को घेर के रखता है वह जो है गैप मिलने से जो है वह पुटिका के रूप में बाहर यानी हर्निया के रूप में बाहर उभार आ जाता है, ठीक है। मेनिंजोसील इसका नाम याद रखिए, ठीक है, देख लीजिए। और तीसरा जो है आपका है यहाँ पे देखिए मस्तिष्क का आवरण सुषुम्ना हर्निया या मेनिंजोमायोसील। 3 प्रकार के हो गया, स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा, मेनिंजोसील और एक है मेनिंजोमायोसील, ठीक है। एक अंतर क्या है, एक है मेनिंजोसील और एक है मेनिंजोमाइलोसील। तो इसमें माइलो बीच में लगा दिया है तो इसलिए मेनिंजोमायोसील हो गया, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। पहला है स्पाइना बाइफिरा, समझ गए ना, पहला है स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा या अप्रकट द्विखंडित मेरुदंड, स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा, समझ गए। देख लीजिए इसमें बहिर्क्षेपित ऊतक प्रोट्रैक्टेड क्या है, प्रोट्रैक्टेड टिश्यू, इसमें बहिर्क्षेपित जो ऊतक होता है कशेरुकाओं तक सीमित रहता है, विकार बाहर से दिखाई नहीं देता है। चूँकि इसमें मेरुरज्जी स्पाइनल कॉर्ड व मस्तिष्क की झिल्लियाँ समान रहती है अतः कोई तंत्रिकीय कमी परिलक्षित नहीं होती है। जैसे इसमें होता यह है स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा में कि इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्ज जो होता है या फिर जो इसके मेरुरज्ज को स्पाइनल कॉर्ड को जो ढकने वाला सुरक्षा देने वाला जो उसके चारों साइड से मेनिंजिस होता है तो ये जो है समान रहता है, इसमें कोई ऐसा गड़बड़ी जो है बाहर से नहीं दिखाई देता है जिसके कारण यह जो है अप्रकट रहता है और यह लेकिन 2 खंड में रहता है, समझ गए ना। जैसे बीच में ये हो गया रसरी के समान स्पाइन, समझ गए ना, स्पाइनल, इसी में जो है CSF द्रव भरा होता है, समझ गए। अब इसके जो है मेनिंजिस है, चारों साइड मेनिंजिस है, समझ गए ना, ये मेनिंजिस होता है मस्तिष्क झिल्ली जिसको बोलते हैं। अब ये झिल्ली है, समझ गए। अब ये झिल्ली है और उसके बाद जो है वर्टेब्रा है, समझ गए ना, वर्टेब्रा है। अब ये वर्टेब्रा है और इधर वर्टेब्रा में थोड़ा सा गैप हो गया, यानी वर्टेब्रा सिर्फ और सिर्फ 2 खंड में विभाजित हो गया। इतना ज़्यादा गैप भी नहीं है कि यह वाला जो बाहर है यह ज़्यादा बाहर निकल जाए, इतना भी गैप नहीं है, बस हल्का ये 2 खंड में विभाजित है। बाकी मेनिंजिस और ये स्पाइनल कॉर्ड अपने जगह पर समान रूप से है। तो यही जो है बाइफिरा होता है ओकल्टा, समझ गए चीज़ को, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और झिल्लियाँ जो है बाहर नहीं निकल पाता है वर्टेब्रा से, समझ गए ना, जो बाहर से दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन मेनिंजोमायोसील वो थर्ड वाला है, उससे पहले है मेनिंजोसील। मेनिंजोसील में क्या होता है देख लीजिए, इसमें कशेरुकाओं यानी वर्टेब्रा के मध्य से मेनिंजिस मस्तिष्क का आवरण झिल्लियाँ, ठीक है ना, पुटिका के रूप में बाहर निकलती है। इसमें मस्तिष्क द्रव CSF भरा रहता है। यह ऊपर पतली झिल्ली या त्वचा से ढकी हो सकती है। हल्की सी चोट से इसमें CSF का रिसाव शुरू हो सकता है, ठीक है। पहला था जिसमें पुटिका नहीं निकलता था, पुटिका दिखाई नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ वर्टेब्रा में 2 खंड था, इसीलिए द्विखंडित उसको कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे ये आपका हो गया क्या चीज़, ये आपका हो गया स्पाइनल कॉर्ड रसरी के समान, ठीक है। ये हो गया आपका क्या चीज़, मेनिंजिस, जो कि इसको ढक के रख रहा है, ठीक है, दोनों बगल से मेनिंजिस है, समझ रहे हैं। चलिए अब जो है इसके ऊपर जो है मेनिंजिस है। अब ये जो अगर वर्टेब्रा इसमें जो है अगर इरेगुलर जहाँ पे भी वर्टेब्रा इसका हो जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा कि ये अंदर वाला स्पाइनल कॉर्ड जो है और इसका ये जो मेनिंजिस है यह पुटिका के रूप में ये बाहर आ जाएगा कहीं भी और फिर जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जितना दूर वर्टेब्रा गैप करेगा उतना दूर यह पुटिका के रूप में बाहर आ जाएगा, समझ गए, जिसमें CSF भरा होता है और इसमें हल्का सा चोट लगने से इसमें से CSF निकल सकता है, समझ गए। तो यही मेनिंजोसील होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए तीसरा यहाँ पे देखिएगा मेनिंजोमायोसील है, ठीक है, देख लीजिए मेनिंजोमाइलोसील है। इसमें कशेरुक मतलब वर्टेब्रा के भीतर क्लेफ्ट से थैलीनुमा संरचना बाहर निकलती है, प्रोट्रूड, जिसमें मेनिंजिस मेरुरज्जी तथा मस्तिष्क द्रव CSF भरा होता है। यह अधिकतर लंबर या लैम्बोसैक्रल क्षेत्र में पाया जाता है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो पुटिका होगा जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ये पुटिका निकलेगा तो इसमें जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड भी होगा, समझ गए, इसमें मेनिंजिस भी होगा जो स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देता है वो भी होगा और साथ में इसमें जो है CSF द्रव भी भरा रहता है और यह जो है पुटिका के रूप में बाहर निकला रहता है, समझ गए। तो यही आपका मेनिंजोमायोसील होता है, चीज़ को समझ गए, जो अधिकतर लंबर या फिर लंबोसैक्रल क्षेत्र में पाई जाती है, समझ गए चीज़ को। चलिए
अब नेक्स्ट यहाँ पे 3 टाइप्स आप लोग देख लिए। अब यहाँ पे देखिए कि इन विकारों में क्या होता है। इन विकारों में मतलब इन समस्या के कारण इसमें समान कमजोरी से लेकर टांगों का पक्षाघात, मूत्राशय व मलाशय का संवेदी लोप, सेंसरी लॉस जैसे तंत्रिकीय विकार उत्पन्न हो सकते हैं। विकार के उच्च कशेरुकाओं में होने पर अधिक तंत्रिकीय कार्य प्रभावित होते हैं। देखिए ये जो होता है ना, किसी में अगर कॉन्जेंटल डिसऑर्डर, चूँकि यह कॉन्जेंटल डिसऑर्डर है, समझ गए, स्पाइनल के जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे गड़बड़ी होने से ये चीज़ें होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यह एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो व्यक्ति को पैरालाइज्ड भी कर देता है, समझ गए। मूत्राशय मलाशय इस सब का जो सेंसरी होता है, जिससे मालूम देता है इसमें लॉस होने लगता है। और यह अगर अधिक ज़्यादा भयावह होता है तो व्यक्ति में जो है और ज़्यादा तंत्रिकीय कार्य, समझ गए, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है व्यक्ति का। चूँकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन यही तो 2 नर्वस सिस्टम का जो 2 अंग है, समझ गए ना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्रेन, समझ गए चीज़ को। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का समस्या है, इसलिए यह ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर यह तंत्रिकीय कार्य भी प्रभावित करता है, समझ गए चीज़ को। और साथ में इसके होने पर कमजोरी से लेकर टांगों में पक्षाघात, पैरालाइज्ड और मूत्राशय मलाशय के संवेदी यानी सेंसरी लॉस होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट इसका उपचार क्या होता है, इसका उपचार क्या होता है स्पाइना बाइफिरा का, तो देख लीजिए। जन्म के बाद जितना जल्दी संभव हो शल्य चिकित्सा द्वारा जो है विकार को ठीक करते हैं। इसे लेमिनेक्टोमी कहते हैं। इसमें शीघ्र शल्य क्रिया के निम्न कारण हैं। देखिए उपचार में जो है ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मेनिंजोमायोसिल या मेनिंजोसिल है तो इसको दवाई से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यह एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होने से मतलब है कि उसके वर्टेब्रा में जो है रचना होने में दिक्कत हो गया है, जन्मजात रोग है। तो ऐसे में सर्जरी के द्वारा ही इसको जो है सही किया जा सकता है, अन्यथा दवाई से कभी भी वर्टेब्रा में अगर विकास हुआ है तो वह विकास पूरा नहीं हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें समझ के रखिएगा। बाकी इसमें जितना जल्दी हो सके सर्जरी जो है करके ठीक किया जाता है, समझ गए चीज़ को। बाकी जितना हो सके, समझ गए ना चीज़ को, कि जितना जल्दी हो सके सर्जरी करके ठीक किया जाता है। जैसे लेमिनेक्टोमी इसमें सर्जरी होता है। किसी को अगर ये प्रॉब्लम होता है स्पाइना बाइफिरा के तो उसमें लेमिनेक्टोमी सर्जरी जितना जल्दी हो सके जन्म के बाद किया जाता है। और इसमें जो है शल्य क्रिया करके ठीक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। शल्य क्रिया शीघ्र करने का क्या कारण होता है, देख लीजिए। पहला है पुटिका के फटने से CSF का रिसाव और संक्रमण का खतरा। अब जो एक कुंवर के रूप में आपको बाहर जो एक पुटिका निकला है ट्यूमर, उसमें CSF द्रव भी भरा होता है, समझ गए ना, स्पाइनल फ्लूइड। तो ऐसे में जो है इसका अगर थोड़ा सा कहीं भी दिक्कत होगा, घष्टा लगेगा या इसमें जो है कोई चीज़ चुभ जाएगा तो इससे ये जो है CSF जो है क्या होने लगेगा, स्रावित होने लगेगा। और फिर जो है व्यक्ति को इस मार्ग से जो है संक्रमण वगैरह हो सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जल्दी सर्जरी होता है, ठीक है। तंत्रिकीय क्षमताओं में अधिक विकार को रोकने हेतु और ज़्यादा नर्वस का जो है लॉसेज ना हो, तो ऐसे जो है विकार को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सर्जरी जल्दी, ठीक है। सौंदर्य और संरचनात्मक सुधार, कॉस्मेटिक पर्पज हेतु। अब चूंकि यह जो है आपके पीठ के आसपास निचले या नीचे से लेकर ऊपर हिस्से तक कहीं भी ये एक ट्यूमर एक रूप में होता है, तो वैसे में इस देखने में भी सही नहीं लगता है। तो ऐसे में इसके जो है सौंदर्य ब्यूटी के रूप से भी इसको जो है सर्जरी को जल्दी से जल्दी किया जाता है, ठीक है, ताकि शरीर अच्छा दिखे, संरचना अच्छा हो जाए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए इसके जो है उपचार में तो ये सब सर्जरी लेमिनेक्टोमी होता है, इसको याद ही रखना है, ठीक है। यह सर्जरी न्यूरो सर्जन द्वारा की जाती है। कुछ शल्य चिकित्सक पर्याप्त त्वचा के विकास हेतु कुछ समय पश्चात सर्जरी करना पसंद करते हैं, जिससे इसे बंद करने हेतु पर्याप्त त्वचा उपलब्ध हो सके। देखिए ये जो सर्जरी होता है यह न्यूरो सर्जन द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह जो है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है स्पाइन, तो उसी प्रकार से इसको न्यूरो सर्जन के द्वारा किया जाता है। कुछ शल्य चिकित्सक मतलब कुछ जो है सर्जन जो होते हैं वह कुछ और ज़्यादा त्वचा होने का, विकास होने का इंतज़ार करते हैं, ताकि ऑपरेशन सर्जरी होने के बाद जो है अच्छे से जो है इसको बंद किया जा सके, पर्याप्त स्किन में विकास हो गया रहेगा। तो क्योंकि अगर नवजात शिशु है, अगर उसको ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका तो एकदम कोमल कोमल शरीर होगा, तो दिक्कत होगा उसके सर्जरी में, इसलिए जो है कुछ समय इंतज़ार किया जाता है, समझ गए। चलिए इसका रोकथाम कैसे किया जाएगा देख लीजिए।
प्रसर्व निदान तकनीक जैसे एमनियोस्टिस्म, एमनियोटिक द्रव परीक्षण तथा अल्फा फोटोप्रोटीन की बढ़ी हुई मात्रा के परीक्षण द्वारा 14 से 17 सप्ताह के गर्भकाल में इसका पता किया जा सकता है, ताकि गर्भपात का जो है निर्णय लिया जा सके। देखिए, एमनियोटिक द्रव परीक्षण किया जाता है, फोटोप्रोटीन की बढ़ी हुई मात्रा का परीक्षण किया जाता है, और यह पता करके रोकथाम किया जा सकता है अगर 14 से 16 सप्ताह के बीच अगर कुछ ऐसा दिख रहा है भ्रूण को, मतलब गर्भ में बच्चे को, तो जो है उसे गर्भपात जो है करने का निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि इसको जो है बच्चे को जन्म देकर भी क्या फ़ायदा, जब परेशानी होगा बच्चे को भी और ख़ुद उसके माँ बाप को भी। तो ऐसे में जो है 14 से 16 सप्ताह में ये परीक्षण किया जाता है और देखा जाता है कि उसका स्थिति सही है या फिर स्पाइना बाइफीरा वाला तो नहीं है। दूसरा है रोकथाम में विकार जन्य कारकों को जो है निवारण कर इसे बचा जा सकता है, और जो भी इसका कारण होता हो उन सब का जो है इलाज करके इससे जो है बचा जा सकता है, इसका उपाय ढूंढ कर। समझ गए ना। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपका स्पाइना बाइफीरा द इंड हो गया। समझ गए, द इंड हो गया। चीज़ को समझ गए। चलिए, स्पाइना बाइफीरा क्या होता है समझ गए कि यह एक स्पाइनल का प्रॉब्लम है जिसमें वर्टेब्रा इरेगुलर होने के कारण वहाँ से CASF, मेनिंजिस और स्पाइन जो है बाहर निकल जाता है, एक पुटिका यानी एक ट्यूमर के रूप में। समझ गए। जो क्यों होता है, क्योंकि वर्टेब्रा जो होता है उसमें इरेगुलर गैप होने के कारण वह बाहर निकल जाता है। समझ गए। 3 प्रकार के होता है, एक होता है स्पाइना बाइफीरा ओकल्टा, एक मेनिंजोसिल और एक होता है मेनिंजोमाइलोसिल। समझ गए चीज़ को। चलिए, उपचार कैसे होगा तो समझ गए ना। सर्जरी के द्वारा मात्र इसका उपचार संभव है। नेक्स्ट देखिएगा, बाल अवस्था दुर्घटना से क्या समझते हैं, दुर्घटना से बचाव के उपाय एवं कारण लिखिए। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बाल अवस्था दुर्घटना से क्या समझते हैं, दुर्घटना से बचाव के उपाय एवं कारण लिखिए। मतलब यह दुर्घटना होने का क्या कारण होता है बाल अवस्था में और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए हम लोग चिल्ड्रेन एक्सीडेंट और इसके मेजर और प्रिवेंट और इसके जो है कॉज को देखते हैं। ठीक है। चलिए, दुर्घटना एक्सीडेंट, बाल अवस्था में दुर्घटना या एक्सीडेंट से क्या मतलब है देख लीजिए। दुर्घटना कभी कभी मृत्यु का भी कारण बन सकती है। चोट के कारण कारण एवं उसके प्रभाव व प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध बालक की वृद्धि एवं विकास से होता है। इसलिए नर्स द्वारा बालकों को, अभिभावकों को घरेलू सुरक्षा एवं विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए। ठीक है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दुर्घटना क्या होता है। तो दुर्घटना में व्यक्ति जो है या तो कंप्लीट रूप से व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है, मृत्यु का कारण भी बनता है, या फिर इसके दुर्घटना में चोट तथा इसके प्रभाव के कारण व्यक्ति में जो है वृद्धि और विकास रुक जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करेगा तो एक्सीडेंट कर जाएगा तो क्या होगा कि उसको तो जो है जो भी चीज़ें होगा वह सब प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, व्यक्ति का जो भी विकास होगा, वृद्धि होगा, वो रुक जाएगा। समझ गए ना। तो ये सब भी होता है और मृत्यु का कारण भी दुर्घटना बनता है। समझ गए ना। इसलिए नर्स द्वारा बालक के पेरेंट्स, अभिभावक को घरेलू सुरक्षा कैसे करना चाहिए बाल अवस्था में और दुर्घटनाओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए। समझ गए कि बच्चे को कैसे जो है दुर्घटना से बचाना है और दुर्घटना होने का कौन कौन से कारण होते हैं जिसके जानने से जो है बच्चे को बचाया जा सकता है दुर्घटना होने से, खतरा होने से। ठीक है। चलिए, दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं समझ गए ना। तो दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं देख लीजिए। दुर्घटना से संबंधित प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कौन कौन कारण है दुर्घटना होने का देख लीजिए। पहला है टूटे सामान एवं खिलौने के भाग, पिन, सुई एवं नुकीले आभूषण आदि। देखिए, एक कारण होता है अगर खिलौना टूटा हुआ यूज करेगा बच्चा तो हो सकता है टूटा हुआ खिलौना जो है बच्चा के मुंह में धर लेने से मुंह में जो है वह क्या होगा, चुभ जाएगा, या हाथ में चुभ जाएगा, कहीं भी चुभ सकता है। या फिर जो है पिन लेने से, सुई लेने से, नुकीले आभूषण, ये सब बच्चे के द्वारा अगर यूज किया जा रहा है तो ये कारण बनेगा दुर्घटना होने का। ठीक है ना। उसके बाद अगर बच्चा माचिस लिया है, पटाखा लिया है, चाकू, कैंची आदि लिया है तो ये सबसे जो है भी बच्चे को जो है क्या होता है खतरा होगा, दुर्घटना हो सकता है। माचिस से भी हो जाएगा, पटाखा से भी हो जाएगा, चाकू, कैंची सबसे भी हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट यहाँ पे कारण देखिएगा, घर में विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ व विष जैसी दवाइयाँ, चूहे व कॉकरोच मारने की दवाई, विषाक्त पौधे आदि। घर में आपको ये एक्सीडेंट होने का कारण ये भी होता है कि देखते हो ये किसान रहते हैं गाँव
गांव में घर रहता है तो वो क्या करते हैं, अपने इधर उधर कहीं भी जो है जो चूहा मारने वाला दवाई हो या फिर कॉकरोच मारने वाला या कोई पॉइजन वाला दवाई हो जो पेड़ पौधा में खाद के रूप में दिया जाता हो, तो उसको कहीं इधर उधर रख देने पर अगर कोई बच्चा अपने से चल रहा है या फिर जो है लुढ़क रहा है, तो ऐसे में वह जो है उसे क्या पाता है, वो जाएगा और उसे जो दिख जाएगा वो हो सकता है हाथ में पकड़ ले और वही हाथ से मुंह में लगा ले, तो जो है दिक्कत होगा। ये भी दुर्घटना होने का कारण होता है। ठीक है, सीढ़ियाँ, खिड़की, पानी से भरी बाल्टीन, टब, गड्ढे आदि। अब पानी से दुर्घटना कैसे होगा, जैसे घर में सीढ़ी है, सीढ़ी पर से बच्चा चढ़ते चढ़ते गिर गया, खिड़की है, खिड़की पर लटका और उसका जो है गर्दन उसमें फंस जाएगा। ऐसा भी होता है ना, देखते हो या कभी कभी कंडीशन में बच्चा ऐसा जो है कर्तव्य करता है कि वह खिड़की पर खड़े होते होते जो है वह पैर या अपना गर्दन जो है फंसा लेगा खिड़की के रड में। ठीक है ना, तो इससे भी दुर्घटना होता है। नेक्स्ट है पानी से भरा बाल्टीन है, बच्चा उसमें मुंह देखते देखते उसमें पलट गया, तो उससे भी जो है दिक्कत होता है। समझ गए ना, टब में भी पानी भरा रहता है, खेलते खेलते बच्चा गया, उसमें चढ़ने का प्रयास किया, उसमें बच्चा का पैर फिसल गया, तो टब में तो सियाना लोग डूब जाता है, आप लोगों को पता है श्रीदेवी के बारे में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें है। बाकी टब हो गया। गड्ढा, अगर आसपास घर के गड्ढा है तो ये कारण भी बनेगा कि बच्चा खेलते खेलते उस गड्ढे में जाके गिर जाए, तो इससे भी दुर्घटना हो जाएगा। तो ये सब दुर्घटना होने का कारण है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, छोटी वस्तुएं जिन्हें बच्चा निगल सके। कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जैसे पैसा हो गया, समझ गए, कुछ ऐसे कंक्रीट हो गया, मतलब कुछ भी ऐसे छोटे सामान जो बच्चा जो है अपने खेल खेल में उसे निगल सकता है, तो ये भी कारण बनता है दुर्घटना होने का, समझ गए। तो ये सब तमाम तरीके के कारण हम लोग देख लिए हैं कि इन्हीं कारणों से बच्चा जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कारण जान लिए। अब उपाय देखें कि आप दुर्घटना को बचाएंगे कैसे, विभिन्न तरीकों से होने वाली दुर्घटना को कैसे बचाया जा सकता है बच्चा को। देखिए, घर के अंदर अथवा घर के बाहर दुर्घटना से बचाव के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। चाहे बच्चा घर में हो या घर से बाहर हो, तो विभिन्न प्रकार के जो है उपाय अपनाना चाहिए। जैसे पहला है विद्युत उपकरण। पहला जो है विद्युत उपकरण। अब बच्चे को जो है जितने भी आपके ऐसे इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक पर चलता हो, तो वैसे उपकरण को बच्चे से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। या फिर कोई नंगा तार हो तो उसको जो है बंद करके टेप मार के रखना चाहिए, ताकि बच्चे द्वारा जो है उसे छुआ ना जा सके। या फिर नीचे में कोई इलेक्ट्रिक का सामान है तो बच्चा को जो है फ्री नहीं छोड़े, जिससे क्या हो बच्चा को नुकसान ना हो। तो पहला विद्युत उपकरण से भी हो सकता है, तो इससे बचाएंगे। ठीक है, देखभाल। दूसरा है नहाने का टब। जिस समय बच्चा टब में नहा रहा हो तो टब की तले में मैट या तौलिया अवश्य बिछा दे, ताकि बच्चा फिसलकर टब में ना गिर सके। नहाने के टब में हो सकता है बच्चा का गोड़ फिसला और उसमें गिर गया और मुंह नाक में पानी भरा और बच्चा का देहांत हो गया, तो इसके साथ भी दुर्घटना हो जाएगा। तो बच्चे को बाथ में नहाते समय दुर्घटना से बचाना है तो मैट या तौलिया अवश्य उसमें बिछा दे, ताकि जो घर्षण है वह घर्षण क्या हो, बच्चा का चिकना सतह न लगे और बच्चा जो है उसमें न गिरे, जिससे जो है दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो ये दूसरा हो गया नहाने का टब, समझ गए। चलिए तीसरा दवाइयाँ देखिएगा। कुछ ऐसे खास दवाइयाँ हैं, चाहे कोई ऐसे क्रीम है, दवाइयाँ हैं, परफ्यूम है, जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच जा सकता है, तो ऐसे दवाइयाँ को जो है बच्चे से दूर रखना चाहिए, और जो है जिससे क्या होगा कि दुर्घटना से बचा जा सकता है। पालतू जानवर। अब देखिए होता है कि कुछ पालतू जानवर बहुत ज़्यादा खड़ूस होता है, वह बच्चे के साथ खेलते खेलते बच्चे को जो है बाइट कर देता है, काट लेता है, तो उससे पहले ही जो है संभलना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो बच्चा को जो है पालतू जानवर जो पोसे हैं आप, जो उसको रखे हैं, उसके सामने बच्चा को नहीं जाना देना चाहिए, ताकि जो है बच्चे को जो है बाइट ना कर सके और कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके, समझ गए। चलिए उसके बाद है क्रीब। पालना मतलब बच्चे के पालने की दीवार की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसमें से गिर ना जाए। अब देखिए जो पालना होता है ना, नहीं देखते हैं, पालना में रख के इधर से उधर हिलाता है, तो उसके जो पालना का जो दीवार होना चाहिए वह आवश्यक एक ऊंचाई में होनी चाहिए, ताकि उसमें से बच्चा जो है इधर उधर करके उसमें से बाहर ना गिरे। तो पालना का किनारा है वह जो है आवश्यक ऊंचाई के होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसमें से ना गिरे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा नहाने का पानी। नहाने का पानी का
मतलब है कि नहाने के पानी के तापमान उसकी त्वचा के अनुकूल होनी चाहिए, न कि अधिक गर्म और न ही ठंडा। बच्चा को अगर आप बाथिंग करवाते हैं, नहाते हैं, तो उस समय जो है वाटर का टेम्परेचर देखा जाता है, समझ गए। पानी का तापमान देखा जाता है कि पानी का तापमान कितना है, बहुत ज़्यादा है या कम है। तो नहीं ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। जो बच्चा का टेम्परेचर है स्किन का, उसी लेवल से जो है वाटर का भी टेम्परेचर, मतलब पानी का भी टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे कोई जो है फ़र्क बच्चे के ऊपर ना पड़े, समझ गए। तो ये सब दुर्घटना से बचाने का मेन कारण है। नेक्स्ट है खेलने का वस्तुएं। खेलने का वस्तुएं जो है बच्चे के लिए पूर्ण तरीक़ा से सुरक्षित होना चाहिए और उस प्रकार का जो है होना चाहिए जिससे बच्चा को जो है कोई हानि ना पहुंच सके। खिलौना नुकीला नहीं होना चाहिए। खिलौने को जो है बच्चे अपने मुंह में या गले में ले सकता है, तो इन सभी से जो है संक्रमण भी फैल सकता है। तो ऐसे जो खेलने के वस्तुओं हो वह बिल्कुल अच्छा हो, साफ़ सुथरी हो, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है परिवहन। कैरेज। कैरेज का मतलब है कि परिवहन के समय सदैव बालक को सुरक्षा पट्टी से अवश्य बांधे, समझ गए ना। आप कहीं कैरेज कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, तो उस दौरान बच्चे को जो है बच्चे को भी सुरक्षा पट्टी जरूर बांधे, ताकि जो है परिवहन के समय कोई दिक्कत बच्चे को ना हो, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है और आखिरी यहाँ पे देखिएगा, 9वां है, कहता है पीलो। पीलो क्या होता है, समझ गए। पीलो, पीलो का मतलब है तकिया। तकिया का मतलब है कि 1 वर्ष से कम उम्र के पहले जो है तकिया का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नर्म तकिया बच्चों के लिए अत्यधिक खतरनाक होते हैं। तकिया का मतलब है कि जब बच्चा 1 साल का नहीं हुआ है तो जो है उस कंडीशन में जो है बच्चे के लिए कोई भी नरम तकिए का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि नरम तकिए बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कुल देखिए ये सब जो है आपका नॉर्मल पॉइंट था कि किन किन चीज़ों से जो है व्यक्ति का बच्चे को दुर्घटना हो सकता है, और उसी चीज़ों को जो है यहाँ पे क्या किया गया है कि लिख कर और उसके बचाव को यहाँ पे लिखा गया है, समझ गए। तो आपका द एंड होता है यहाँ पे बालक में होने वाला समान दुर्घटना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है, यहाँ पे देख लीजिए। बीदर ओष्ठ है एवं खंड तालु है, क्लेफ्ट लिप है और क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट देखिए, एक है आपका बीदर ओष्ठ और खंड तालु। बीदर ओष्ठ का मतलब है कि जो ओठ होता है वह कटा हुआ, जो तालु का मतलब है कि तालु अंदर से जो है ऊपर का जो तालु होता है वह जो है फटा हुआ कटा हुआ रहता है। तो यही जो है बीदर ओष्ठ और खंड तालु कहलाता है। सबसे पहले जान लीजिए दोनों एक जन्मजात रोग है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लिया और उसको जो है जो उसके जो क्या बोलते हैं उसको ऊपर का जो ओठ है उसको काट दिया गया, या फिर जो है अंदर जो है तालू को जो है उसको चीर दिया गया किसी चीज़ से। तो ऐसे में जो है यह जो है आपके जन्मजात रोग नहीं होता। जन्मजात रोग का मतलब है कि जैसे बच्चा जन्म लिया और उसमें जो लक्षण दिखा वही उसका जो है जन्मजात लक्षण जन्मजात हो जाता है, समझ गए। चलिए देख लीजिए क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, इसका हर एक चीज़ देखते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बीदर ओष्ठ, या इसी को खंडोष्ठ यानी क्लेफ्ट लिप कहते हैं। लिप का मतलब होता है कि कटा हुआ, समझ गए ना। लिप का मतलब ही है कि ओठ, समझ गए ना, ओठ। अब इसमें ओठ कटा होगा। पैलेट का मतलब होता है तालू, तो तालू जो बीच से चीरा होगा, कटा होगा, तो वही जो है आपके क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए अब देखिए ये क्यों होता है, तो आप लोग को एक समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जो हमारा शरीर है ना वह कनेक्टिव टिश्यू का बना है, मतलब संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का मतलब है कि सभी ऊतक जुड़ कर ये जो है शरीर के निर्माण किया है। तो ऐसे में हमारे शरीर में कहीं भी अगर जन्मजात रोग में फट गया है, कटा हुआ ही जन्म लिया है, तो वह कहीं ना कहीं अपूर्ण विकास के कारण है, जिसमें जो ऊतक है वह क्या है, वह दोनों ऊतक आपस में जो है वहाँ का नहीं जुड़ा है, जिसके कारण वह जो है फटा हुआ या कटा हुआ है, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे ऊपरी होठ बनाने वाले मध्य एवं पार्श्व मतलब बीच और पार्श्व ऊतक, समझ गए ना, के जुड़ने की असफलता के कारण होठ में पाई जाने वाली दरार बीदर ओष्ठ क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। खंड तालु जो है बीच में ये आपका जो है ये नाक है, ठीक है, और ये जो है क्या है, ये आपका ओठ है, समझ गए ना, ये ओठ है। तो ये जो है यहाँ इस साइड भी हो सकता है ओठ का, या इस साइड भी कटा हुआ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही साइड में होगा। तो बीदर ओष्ठ समझ गए, क्लेफ्ट लिप की जो लिप मतलब जो ओठ के बनाने वाला जो ऊतक है, उस ऊतक के मध्य और जो पार्श्व जो ऊतक है उसमें जुड़ने में असफलता, मतलब एक दूसरे के जुड़ने में असफलता होने से यह जो है उसमें दरार पाया जाता है, जिससे हम लोग बीदर
मिडल रोस्ट कहते हैं। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है, मतलब इस साइड भी या फिर इस साइड भी या दोनों साइड भी हो सकता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं खंड तालु यानी क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए। तालु बनाने वाले ऊतक के जुड़ने की असफलता को बिदर तालु कहते हैं। यह केवल मृदु तालु, सॉफ्ट पैलेट, कठोर तालु और मैक्सिकला हड्डी के द्वारा फैली हुई रूप में हो सकता है। समझ गए। यह भी मध्य रेखा के दाईं या बाईं ओर हो सकता है। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है, मतलब जो अंदर के जो तालु है और उसके बनाने वाला जो ऊतक है, उस ऊतक में जो है जुड़ने में असफलता होने से जो है ऊतक दो भागों में बट जाता है, जिसमें दरार जो है हो पड़ जाता है और उसी को जो है हम लोग खंड तालु कहते हैं। एक खंड तालु जो होता है यह केवल मृदु तालु मतलब सॉफ्ट पैलेट, कठोर तालु तथा मैक्सिकला हड्डी के द्वारा तक जो है फैली होती है। समझ गए। यह जो है मध्य रेखा जो होता है ना, बीच के जो तालु होता है उसके मध्य रेखा के इस साइड भी और इस साइड यानी दाएं बाएं दोनों साइड हो सकता है। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। चीज़ को समझ गए। चलिए अब इसका कारण देखिए। क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप देख लिए, सिंपल सी बातें हैं। क्लेफ्ट लिप है मतलब क्या चीज़, लिप, लिप मतलब ओठ, ओठ का बीदर मतलब अलग होना। समझ गए ना। यह जन्मजात रोग है जिसमें होठ जो होता है वह होठ के ऊपरी हिस्सा दोनों होठ एक दूसरे को साइड में बटा हुआ होता है, जिसमें चीरा लगा होता है। समझ गए। तो यही जो है ये क्यों होता है, क्योंकि जो ऊतक है वह ऊतक में जो है जुड़ने में असफलता रहता है, जिसके कारण जो है वह अंग जो है वहाँ पे कटा होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है। उसी प्रकार से क्लेफ्ट पैलेट है मतलब खंड तालु है। तो इसमें जो तालु है, बनाने वाला तालु जो ऊतक है वह जो है आपस में असफलता यानी अविकास होने के कारण जुड़ता नहीं है और नहीं जुड़ने से खंड तालु उसमें पाया जाता है। यह जो है सीमन रेखा मतलब बीच के रेखा, मध्य रेखा के एक साइड या दोनों साइड भी हो सकता है। समझ गए। तो यही जो है कुछ आपके क्लेफ्ट पैलेट होता है। इसका क्या कारण होता है देख लीजिए। आनुवांशिक कारण होता है और एक आपका भ्रूणीय विकास की असफलता है। बहुत आसान कारक है। देखिए जन्मजात रोग का ज़्यादा कारण नहीं होता है, या तो सीधा मास इफेक्ट पड़ता है या फिर आनुवांशिक कारक होता है या फिर भ्रूणीय विकास की असफलता, मतलब जो फीटस है, जो भ्रूण है गर्भ में, उसमें विकास में असफलता होने से ये चीज़ें होता है, या तो फिर हेरिडेटरी मतलब आनुवांशिक कारक होता है। समझ गए। चलिए एक और कारण होता है गुणसूत्रीय असमानता। गुणसूत्रीय असमानता होने के कारण बहुत रोग होता है। समझ गए ना, जिसमें से डाउन सिंड्रोम है और एक क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप भी है। तो ये सब चीज़ को जो है आप लोग को समझना है। ठीक है। चलिए इसका जटिलता क्या होता है इस रोग के साथ में और क्या क्या समस्या हो सकता है तो देख लीजिए। जैसे नाक में बोलना, नाक से बोलना, नाक में बोलना। अब किसी को ओठ कटा होता है ना या फिर अंदर के तालु कटा होता है तो वह व्यक्ति अच्छे से जब धीरे धीरे आगे जाता है तो नहीं बोल पाता है, यानी नाक से ही बोलेगा। बार बार होने वाला मध्य कर्ण स्रोत, बार बार जो है उसके मध्य कान में संक्रमण होगा। उसका दांत का भी समस्या हो सकता है। ठीक है। स्तनपान करने में कठिनाई होगा, क्योंकि दोनों जो है क्या बोलते हैं उसको, आपके दोनों जो ओठ है वह दोनों साइड में बटा हुआ है, बीच में कटा हुआ है, तो इसके कारण जो है स्तनपान करने में कठिनाई होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा भोजन या दूध का नाक द्वारा वापस आना। अब चूँकि अंदर घोट नहीं पाएगा बच्चा, समझ गए, उसको जो है बल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ओठ या तालु है वह कटा हुआ है, दोनों साइड में बटा हुआ है, तो उसमें जो है फोर्स यानी बल नहीं मिलेगा, जिससे वह दूध और भोजन जो है उसके नाक के द्वारा पुनः वापस आ जाएगा। समझ गए। चलिए इसमें जो है शैल क्रिया, इसके बचाव के लिए, प्रबंधन के लिए शैल क्रिया होता है। जैसे देख लीजिए शैल क्रिया से पूर्व और बाद का देखभाल है। पहला है बालक के श्वसन, आंतरीय संक्रमण तथा मध्यकर्ण शोथ पर नज़र रखे एवं शिशु को संक्रमण से बचाए। मतलब इस बीमारी के जरिए जो है कोई और संक्रमण, श्वसन, आंतरीय संक्रमण ये सब होना है तो इस पर नज़र रखे और संक्रमण से बचाना चाहिए। समझ गए। बालक को भर्ती करने के बाद रबर के सिरे वाले ड्रॉपर से जो है क्या करना चाहिए, या एसेप्टो सिरिंज से फीडिंग की आदत डालें। मतलब इसमें जो है जानते हैं कि सर्जरी से कुछ घंटे पहले जो है मुख से जो है भोजन नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में जो है फीडिंग तो चाहिए, तरल तो चाहिए शरीर के, तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, एसेप्टो सिरिंज से फीडिंग का आदत डाला जाता है, या फिर जो है रबर वाला जो सीरा वाला जो ड्रॉपर होता है उससे दिया जाता है बूंद बूंद करके। समझ गए। तीसरा यहाँ पे देखिएगा, तीसरा क्या है कि शैल क्रिया के बाद फीडिंग का तरीका पालकों को समझाएं। सर्जरी के बाद जो इसके पालन पोषण करने वाले जो भी
गार्जियन है उसको पोषण करने का तरीका जो है समझाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है शिशु को सीधे पीठ के बल या कोहनी के बंधन के साथ लिटाने का अभ्यास कराएं। ठीक है ना, ताकि बालक हाथों से ओठों का स्पर्श कर सके और इससे होने वाले जलन से बच सके। ठीक है। देखिए शिशु को जो है पीठ के बल जो है लिटाना चाहिए और कोहनी बंधन के साथ लिटाने का अभ्यास कराएं। मतलब जो कोहनी है उसको जो है बंधन करने का अभ्यास के साथ जो है उन्हें लिटाना चाहिए तथा बालक को हाथों से उसके ओठों को स्पर्श कर उससे जो है होने वाली जलन से बचना चाहिए। ठीक है। चलिए नहीं देखिएगा, पाँचवा यहाँ पे देखिएगा, पालकों को ऑपरेशन के बारे में कोहनी बंधन व ओष्ठ के बारे में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये जो है सर्जरी से पहले का है, और सारे होगा विटल साइन चेक करेंगे, कोई ज़रूरी दवाइयाँ मेडिकेशन देंगे और सारे चीज़ें जो है आप नर्सिंग क्रिया से पूर्व में लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम जो है नर्सिंग क्रिया के बाद वाला देखभाल नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बार हो चुका है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सीधा इसके नीचे वाला माता पिता के रोकथाम के बारे में कैसे बताया जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको जो है सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद अगर दोनों देखभाल लिख लिए हैं तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि माता पिता अथवा पालकों को शिक्षा देना। माँ बाप को शैल क्रिया के बाद जो है सामान्य देखभाल व फीडिंग के बारे में समझाए एवं जो है उनके प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए। ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे देखिएगा, दूसरा क्या है कि यदि बालक को बिदर तालू भी है तो ड्रॉपर से दूध पिलाते रहें, वह तालू में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टॉफ़ी आदि नहीं खिलाएं। देखिए अब ये जो प्रॉब्लम होता है ना, किसी को देखते होइएगा कि उसका आगे वाला ऊपर वाला होठ भी कटा है और वह होठ जो है उसको अंदर तक तालू भी कटा हुआ है, मतलब उसको बिदर होस्ट और क्लेफ्ट लैपेट दोनों एक साथ आ गया है। समझ गए। तो इस कंडीशन में जो है उसे पोषण के लिए ड्रॉपर से दूध पिलाते रहें। ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी देखभाल है बच्चों को माता पिता को शिक्षा देने में कि बालक को पुनः जांच व टाँके हटाने के लिए अस्पताल कब लाना है, उसकी तिथि व समय के बारे में बताएं। अब नर्स को ये भी बताना चाहिए पेशेंट बच्चे के माँ बाप को कि आगे कब आना है और कब टीका इसका जो है टाँके कटेगा और इसके बारे में जो है बताना चाहिए। ठीक है। तो कुल ऐसे जो है आप क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लेफ्ट के बारे में जान गए। आप लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, तालू क्या होता है, दोनों के बारे में समझ गए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।